अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे सोने मोने से लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसका आज 5वां बाब शुरू करना है, जिसका नाम है जादुई बाज़ार। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। अगली सुबह हैरी जल्दी जाग गया। हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि सुबह हो चुकी है, फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। मैं ख्वाब देख रहा था, उसने अपने आप को समझाते हुए कहा। मैंने ख्वाब देखा कि हैग्रिड नामी एक दियो हैकल आदमी आया और उसने मुझे बताया कि मैं जादूगरी के स्कूल में पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपनी आंखें खोलूंगा तो खुद को घर में अपनी अलमारी में ही सोया हुआ पाऊंगा। उसी वक्त अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी, जैसे कोई खटखटा रहा हो। ये आंटी पतोनिया दरवाजा खटखटा रही हैं, हैरी ने सोचा। हालांकि उसका दिल डूब रहा था, लेकिन उसने अब भी अपनी आंखें नहीं खोली। कितना उम्दा ख्वाब था। टक टक टक। ठीक है, उठता हूँ, हैरी बड़बड़ाया। वो उठकर बैठ गया और हैग्रिड का भारी भरकम कोट उसके ऊपर से खिसक कर गिर गया। झोंपड़ी सूरज की रोशनी से भरी पड़ी थी। तूफान थम चुका था। सोफे पर हैग्रिड बेखबर सो रहा था और एक उल्लू अपने पंजे से खिड़की पर टुक टुक कर रहा था, जिसकी चोंच में एक अखबार दबा हुआ था। हैरी हाथों के बल उठ खड़ा हुआ। वो इतना खुश हुआ था जैसे उसके अंदर खुशियों का कोई गुब्बारा फूलकर कुप्पा हो गया हो। वो सीधा खिड़की तक गया और उसे एक झटके से खोल दिया। उल्लू झपट कर अंदर दाखिल हुआ। उसने हैग्रिड के ऊपर अखबार गिरा दी, लेकिन हैग्रिड बेदार नहीं हुआ। उल्लू फर्श पर मंडलाने लगा और हैग्रिड के कोट पर हमला करने लगा। ऐसा मत करो। हैरी ने उल्लू को वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन उल्लू ने उस पर तेजी से अपनी चोंच मारी और एक बार फिर से कोट पर हमला करने लगा। हैग्रिड, हैरी ने जोर से कहा, एक उल्लू है, उसे पैसे दे दो। हैग्रिड सोफे पर पड़े पड़े ही बड़बड़ाया। क्या? हैरी की आंखें फैलती चली गईं। वो अखबार फरोश है और अखबार पहुंचाने के बदले में पैसे चाहता है। जेब में देखो। हैग्रिड के कोट में जैसे जेबों के सिवाय और कुछ नहीं था। चाबियों के गुच्छे, घोंघों के गोले, धागे की गुच्छियां, पुदीने की जैसी जड़ें, चाय की थैलियां। आखिरकार हैरी ने मुट्ठी भर अजीब दिखाई देने वाले सिक्के बाहर निकाले। उसे 5 नट दे दो, हैग्रिड ने नींद भरी आवाज में कहा। नट? हैरी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कांसी के छोटे सिक्के। हैरी ने कांसी के 5 छोटे हैरी ने कांसे के 5 छोटे गिने और उल्लू ने अपना पंजा आगे कर दिया, ताकि हैरी इन सिक्कों को एक छोटी सी चमड़े की थैली में रख दे, जो उसके पंजे के साथ बंधी हुई थी। फिर उल्लू खिड़की से बाहर उड़ गया। हैग्रिड तेज आवाज में जमाई लेते हुए खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेने लगा। बेहतर होगा कि हम जल्दी से रवाना हो जाएं, हैरी। आज बहुत काम मुकम्मल करने हैं। लंदन जाना है और तुम्हारे स्कूल का सब सामान खरीदना है, हैग्रिड ने जल्दी से कहा। हैरी जादूगरों के सिक्कों को उलट पलट कर देख रहा था, और जब इन्हें ध्यान से देख रहा था तो उसी लम्हे उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल पैदा हुआ जिसने उसके अंदर की खुशी के गुब्बारे की सारी हवा निकाल डाली थी। वो खोए हुए लहजे में बोला, और हैग्रिड, क्या बात है? अपने भारी भरकम जूते पहनते हुए हैग्रिड ने पूछा। मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, और आपने अंकल वर्नन की बात तो रात को सुन ही ली थी कि वो मुझे हॉगवर्ट्स जाने और जादू सीखने के लिए एक कौड़ी भी नहीं देंगे। उनकी फिक्र मत करो, हैग्रिड धीमा सा मुस्कुराकर अपना सर खुजाते हुए बोला। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर गए होंगे? मगर उनका घर तो बिल्कुल तबाह हो गया था, हैरी कुछ ना समझते हुए बोला। वो अपना सारा सोना घर में नहीं रखते थे, हैरी। हम सबसे पहले ग्रिंगोट्स जाएंगे, जादूगरों का बैंक। एक कबाब खाओ, ठंडे होने के बावजूद ये इतने बुरे नहीं हैं, और मैं तुम्हारी सालगिरह के केक के टुकड़ों के लिए भी मना नहीं करूंगा। हैग्रिड ढिठाई से मुस्कुराया। जादूगरों का भी बैंक होता है? हैरी ने चौंक कर पूछा। सिर्फ एक ही है, ग्रिंगोट्स, उसे गोबलिन चलाते हैं, हैग्रिड ने जवाब दिया। गोबलिन? हैरी ने नाम दोहराया। हाँ, और मैं तुम्हें आगाह किया देता हूँ कि उसे लूटने की कोशिश करने वाला कोई खपती ही होगा। कभी भी गोबलिन के साथ टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, हैरी। किसी चीज को महफूज रखने के लिए ग्रिंगोट्स दुनिया में सबसे महफूज तरीन जगह है, शायद हॉगवर्ड को छोड़कर। सच तो यही है कि मुझे ग्रिंगोट वैसे भी जाना है, डंबलडोर के खास काम के सिलसिले में। हॉगवर्ड का काम है, हैरी। हैग्रिड ने उसके सवालिया चेहरे को भांप लिया था। वैसे उसका सीना फखर से फूला हुआ दिखाई दे रहा था। वो आमतौर पर अपने मख्फी और अहम तरीन काम मुझे ही सौंपते हैं, जैसे तुम्हें लाना, ग्रिंगोट से सामान निकालना। उन्हें मालूम है कि वो मुझ पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं। सब चीजें ले ली तो चले। हैरी हैग्रिड के पीछे पीछे चट्टान पर आ गया। अब आसमान बिल्कुल साफ था
और समंदर पुरसुकून अंदाज में रोशनी में चमक रहा था। अंकल वर्नर जो कश्ती किराए पर लाए थे वो अब भी वहीं खड़ी थी, हालांकि तूफान के बायस उसके पेंदे में बहुत सा पानी भर गया था। आप यहाँ कैसे आए थे? हैरी ने यकायक पूछा, क्योंकि दूसरी कोई कश्ती वहां दिखाई नहीं दे रही थी। उड़कर, हैग्रिड ने मुख्तसरन बताया। उड़कर? हैरी का मुंह खुले का खुला रह गया। हाँ, लेकिन अब हम लोग इस कश्ती में सवार होकर वापस जाएंगे। अब चूंकि तुम मुझे मिल चुके हो, इसीलिए जादू को इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होगा, हैग्रिड ने जवाब दिया। वो कश्ती में सवार हुए। हैरी अब भी हैग्रिड को घूर रहा था और तसव्वुर की आंख से यह देखने की कोशिश कर रहा था कि वो उड़ते हुए कैसा दिखाई दे रहा होगा। सच कहूँ, कश्ती चलाए हुए मुझे अजीब सी निजामत महसूस हो रही है, हैग्रिड ने एक बार फिर हैरी को कनखियों से देखते हुए कहा। क्या मैं कश्ती को थोड़ा थोड़ा सा तेज कर दूं ताकि वो हमें जल्दी किनारे पर पहुंचा दे? वो शर्त है कि तुम इसका जिक्र हॉगवर्ड में नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं करूंगा, हैरी ने जल्दी से कहा, जो जादुई कमालात देखने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। हैग्रिड ने अपनी गुलाबी छतरी बाहर निकाली, उसे कश्ती के किनारे पर 2 बार ठोंका और फिर कश्ती हैरत अंगेज तौर पर सरत रफ्तारी से किनारे की तरफ रवाना हो गई। ग्रिंगोट्स को लूटने की कोशिश करने वाला यकीनन खप्ती होगा। इसका क्या मतलब है? हैरी ने पूछा। वहाँ जादुई हसार है, जादुई भूल भुलैया है, हैग्रिड ने कहा, और ये बोलते वक्त उसने अपना अखबार खोल लिया। लोग कहते हैं कि महफूज तरीन तिजोरियों की हिफाजत के लिए वहाँ ड्रैगन भी पाए जाते हैं। फिर वहाँ रास्ता ढूंढना भी आसान काम नहीं है। ग्रिंगोट्स की तिजोरियाँ लंदन से सैकड़ों मील नीचे पाताल में मौजूद हैं, लंदन की अंडरग्राउंड से बहुत नीचे गहराइयों में। अगर आपके हाथ कोई चीज लग भी जाए तो भी आप बाहर निकलने की कोशिश में भूख से एड़ियां रगड़ रगड़ कर हलाक हो जाएंगे। जब हैग्रिड अपना अखबार रोजनामा जादूगर पढ़ रहा था तो हैरी बैठा बैठा उस बारे में सोचता रहा। हैरी ने अंकल वर्नर से यह बात सीखी थी कि जब लोग अखबार पढ़ते हैं तो उनसे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन चुप रहना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था। जिंदगी में कभी उसके दिमाग में इतने ढेर सारे सवालात एक साथ नहीं आए थे। जादुई वजारत हमेशा की तरह आज भी उल्टे सीधे काम कर रही है, हैग्रिड सफा पलटते हुए बड़बड़ाया। हैरी उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। क्या जादुई दुनिया में भी वजारत होती है? हैरी अपने आप को रोक नहीं पाया, उससे पहले ही उसके मुंह से लाशऊरी अंदाज में ये जुमला फिसलता चला गया। हाँ, हैग्रिड ने जवाब दिया। सब चाहते थे कि डंबलडोर को वजीर आजम बनाया जाए, मगर वो हॉगवर्ट्स छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसीलिए बूढ़े कॉर्नेलियस फज को जादुई वजीर आजम बना दिया गया। दुनिया में उससे बड़ा अनाड़ी नहीं मिलेगा। वो हर रोज डंबलडोर के पास ढेर सारे उल्लुओं की फौज भेज देता है, उनसे सलाह मशवरा मांगने के लिए। मगर जादुई वजारत क्या काम अंजाम देती है? हैरी ने पूछा। उसकी अहम तरीन जिम्मेदारी यह देखना है कि मुगलों को यह न पता चल जाए कि उनके मुल्क में उनके साथ साथ जादूगर और जादूगरनियां भी मौजूद हैं, हैग्रिड ने बताया। मगर ऐसा क्यों? हैरी ने पूछा। क्यों? हैग्रिड ने अखबार से नजरें हटाकर उसे देखा। उफ खुदाया, हैरी, हर आदमी यही चाहता है कि उसकी हर उलझन जादू के जरिए सुलझ जाए, है कि नहीं? हम लोग उनके झंझट से दूर ही भले हैं। उसी लम्हे कश्ती धीमे अंदाज में बंदरगाह के किनारे की दीवार के साथ जा टकराई। हैरी ने अखबार मोड़ा और पत्थर की सीढ़ियों से चढ़कर सड़क पर पहुंच गया। हैरी उसके पीछे रहा। वो दोनों छोटे से कस्बे से होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गए। आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें अजीब निगाहों से घूर रहे थे। हैरी उन्हें कसूरवार नहीं ठहरा सकता था। न सिर्फ हैग्रिड दूसरों से 2 गुना लंबा था, बल्कि सड़क पर लगे बरकी इशारों जैसी आम अशिया को देख देख कर उनकी तरफ इशारे कर रहा था। वो जोर से चिल्ला रहा था। देखो हैरी, देखो, इन मागलों के दिमाग में भी कैसे कैसे ख्यालात आ जाते हैं। हैग्रिड, हैरी ने हाँफते हुए कहा, क्योंकि हैग्रिड के साथ चलने के लिए उसे लगातार भागना पड़ रहा था। क्या सचमुच ग्रिंगॉट्स में ड्रैगन्स होते हैं? मैंने सिर्फ सुन रखा है, हैग्रिड बोला। दिल की बात बताऊं तो मैं भी एक ड्रैगन पालना चाहता हूँ। आप ड्रैगन पालना चाहते हैं? हैरी दम बखुद सा रह गया। जब मैं बच्चा था उस वक्त से ये ख्वाहिश मेरे दिल में मचल रही है। लो, हम आ गए। वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। 5 मिनट बाद एक रेलगाड़ी लंदन जाने वाली थी। हैग्रिड को मागलों के पैसे की बिल्कुल समझ नहीं थी, इसीलिए उसने हैरी को नोट पकड़ा दिए ताकि वो खिड़की से अपने लिए रेलगाड़ी की टिकट खरीद सके। रेलगाड़ी में लोग उनकी तरफ और भी ज्यादा घूर रहे थे। हैग्रिड 2 नशिस्तों पर धुंसा बैठा था। वो जर्द वो जर्द कनात जैसी कोई चीज बुन रहा था। तुम्हारे पास तुम्हारा खत है ना हैरी? उसने फंदे गिनते हुए पूछा। हैरी ने लिफाफे को अपनी जेब से बाहर निकाला। ठीक है, हैग्रिड ने कहा, इसमें वो सारा सामान दर्ज है जिसकी तुम्हें स्कूल में जरूरत पड़ेगी।
हैरी ने चुरमई कागज के दूसरे टुकड़े को खोल कर देखा, जिसे उसने गुज़श्ता रात को नहीं पढ़ा था। उसमें लिखा था, हॉगवर्ट्स स्कूल बराए जादूगरी और पुरस्कार अलूम। स्कूल की वर्दी, साल अव्वल के बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। काम करने के लिए 3 चौड़े सीधे चोगे, स्याह रंग के। एक सादा नोकीली टोपी, स्याह रंग की, दिन में पहनने के लिए। एक जोड़ा हिफाजती दस्ताने, ड्रैगन के चमड़े या उससे मिलती जुलती। एक गर्म चोगा सर्दियों में पहनने के लिए, स्याह रंग का, सफ़ेद डोरी वाला। निसाबी कुतब, तमाम तलबा व तालबात को दर्जा झैल कुतब का मुकम्मल निसाब लाना होगा। जादुई कलमात, स्टैंडर्ड बुक, ग्रेड अव्वल, मुसन्फ़ा मिरांडा गोशाक। जादुई तारीख, मुसन्निफ़ा बेथलिडा बैगशॉट। जादुई नज़रियात, मुसन्निफ़ा अल्बर्ट अल्फलिंग। तब्दीली हैयत की इब्तदाई गाइड, मुसन्निफ़ा एमी टक्सविच। यकटिक 1000 जादुई जड़ी बूटियाँ और फफूंदियाँ, मुसन्निफ़ा फ़ील्डा एस्पोर। जादुई नुस्खे और अद्वियात, मुसन्निफ़ा अर्सी नेवेस जैगर। आला पाए के हैवानाती इंसान और उनकी तलाश, मुसन्निफ़ा नेवर्ट स्कैमेंडर। तारीकी की कुव्वतें, खुद हिफाजती गाइड, मुसन्निफ़ा केवन तन ट्रिम्बल। दीगर अशिया, एक अदद जादुई छड़ी, एक अदद कड़ाही जस्त की और स्टैंडर्ड हुजम नंबर 2, एक अदद बोतल शीशे की या ब्लोरी, एक अदद दूरबीन, एक अदद तराजू पीतल का। नोट, तलबा और तालबात अगर चाहें तो अपने साथ एक उल्लू या एक बिल्ली या एक मेंढक भी ला सकते हैं। तलबा और तालबात के वालिदैन तवज्जो करें कि साल अव्वल के बच्चों को जादुई बहारा डंडा लाने की इजाज़त नहीं है। शुक्रिया। क्या ये अशियाँ हमें लंदन से मिल जाएंगी? हैरी ने हैरानगी से तेज आवाज में पूछा। हाँ, मगर तुम्हें सही जगह के बारे में मालूम होना चाहिए, हैग्रिड ने जवाब दिया। हैरी पहले कभी लंदन नहीं आया था। हैग्रिड को अच्छी तरह मालूम था कि उसे कहाँ जाना है, मगर यह बात जाहिर थी कि उसे मागलों की तरह के आम तरीके इस्तेमाल करने की आदत कतई नहीं थी। वो लंदन रेलवे स्टेशन या टिकट चेक कराने वाली बाड़ में फंस कर रह गया था। ना सिर्फ यही था, बल्कि उसने तो गुल मचाना शुरू कर दिया था कि मागलों की गुजरगाहें और नशिस्तें बेहद छोटी होती हैं और उनकी रेलगाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार में चलती हैं। मैं नहीं जानता कि जादू के बगैर मागलों का काम कैसे चलता होगा। उसने ये उस वक्त कहा जब वो टूटी फूटी खुदकार सीढ़ियों के जरिए बाहर की तरफ रवाना हुए थे। खुदकार सीढ़ी धीमी रफ्तार में उन्हें लेकर पुरहजूम सड़क की तरफ बढ़ रही थी। वो दोनों उस सड़क पर पहुंच गए जहां दोनों तरफ दुकानें और बीच में लोगों का बड़ा हजूम था। हैग्रिड इतना लंबा चौड़ा आदमी था कि उसे देखते ही भीड़ छट जाती थी। हैरी बस इतना करता था कि वो ठीक ठीक उसके पीछे पीछे चले। वो किताबों की दुकानें, म्यूजियम स्टोर, हैम्बर्गर बार्स और सिनेमा घरों के पास से गुजरते हुए चलते रहे। हैरी को वहां पर एक भी दुकान ऐसी दिखाई नहीं दी थी जिसे देखकर ये लगे कि वहां जादुई छड़ी मिल सकती है। ये आम से लोगों से भरी हुई आम सी सड़क थी। क्या वाकई जादूगरों का ढेर सारा सोना उसके नीचे मीलों गहराई में दबा हुआ था? क्या वाकई ऐसी दुकानें थीं जहां जादुई कलमात की किताबें और जादुई बहारी डंडे मिलते थे? कहीं ड्रिजली खानदान ने उसके साथ कोई भोंडा मजाक तो नहीं किया? अगर हैरी को यह मालूम ना होता कि ड्रिजली खानदान को मजाक करना ही नहीं आता, तो वो ऐसा जरूर सोच सकता था। हालांकि हैग्रिड ने जो कुछ बताया था वो सब ख्वाब से परे था, फिर भी हैरी इसकी बात पे यकीन किए हुए था। ये रहा लेकी कॉल्ड्रन, ये एक मशहूर जगह है, हैग्रिड ने रुकते हुए कहा। लेकी कॉल्ड्रन एक छोटा सा और सस्ता दिखाई देने वाला रेस्तोरां था। अगर हैग्रिड ने उसकी तरफ इशारा ना किया होता तो यकीनन हैरी उसे कभी देख नहीं पाता। आसपास से तेजी से गुजरते हुए लोग उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं थे। उनकी निगाहें तो इस तरफ की किताबों की दुकान से दूसरी तरफ की रिकॉर्ड शॉप तक बिल्कुल सीधी थी, जैसे उन्हें लेकी कॉल्ड्रन नजर ही नहीं आ रहा। दरअसल हैरी को यह अजीब एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ उसे और हैग्रिड को ही दिखाई दे रहा है। उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, हैग्रिड उसे खींचकर अंदर दाखिल हो गया। मशहूर जगह के एतबार से ये कुछ ज्यादा ही अंधेरी और गंदी जगह थी। कुछ बूढ़ी औरतें एक कोने में बैठकर छोटे गिलासों में शोरबा पी रही थीं। उनमें से एक लंबी बूढ़ी पाइप में तंबाकू पी रही थी। ऊंची टोपी पहने एक कामत आदमी बूढ़े मैनेजर से बातें कर रहा था, जो काफी हद तक गंजा और पिलपले अखरोट की तरह दिखाई दे रहा था। जब वो अंदर दाखिल हुए तो बातचीत की आवाज थम सी गई। यूं लगता था जैसे वहां मौजूद सब लोग हैग्रिड को अच्छी तरह जानते थे। उन लोगों ने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाए और कई एक मुस्कुराए। ऊंचे काउंटर के पीछे बैठे मैनेजर ने एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और पूछा, हैग्रिड हमारे वाला मशरूब पियोगे क्या?
आज नहीं पी सकता टॉम, मैं हॉगवर्ड के जरूरी काम के सिलसिले में आया हूँ। हैग्रिड ने हैरी के कंधे पे अपना भारी भरकम हाथ ठोंकते हुए कहा, जिसकी वजह से हैरी के घुटने झुक गए थे। उफ खुदाया, मैनेजर ने यकलख्त हैरी की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये ऐसा हो सकता है? लेकी कार्डरम में यकदम गहरी खामोशी छा गई और सब लोग गर्दन उठाकर उसकी देखने लगे। खुदा भला करे, बूढ़ा मैनेजर अटकता हुआ बोला। हैरी पॉटर, कितने अरसे की बात है। वो काउंटर के पीछे से लपक कर बाहर आया और हैरी की तरफ दौड़ता हुआ बढ़ा। उसने पास पहुंचकर हैरी का हाथ अपने झुर्रियों वाले हाथ में थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। हम आपको अपनी दुनिया में खुशामदीद कहते हैं, मिस्टर हैरी पॉटर, खुशामदीद। हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मौके पर उससे क्या कहे। कई लोग उसकी तरफ देख रहे थे। पाइप पीने वाली लंबी बुढ़िया अब लगातार पाइप खींचे जा रही थी और उसे पता ही नहीं चला कि पाइप कब का बुझ चुका था। हैग्रिड का चेहरा दमक रहा था। फिर बहुत सी कुर्सियों के खिसकने की खड़खड़ाहटें हुई और अगले ही लम्हे लेकी गार्डन में मौजूद सब लोग उससे मुसाफिया करने के लिए बेताब हुए दिखाई दे रहे थे। मैं ट्रेविस क्रॉकफोर्ड हूँ मिस्टर पॉटर, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आपसे मिल रही हूँ। मुझे फख्र है मिस्टर पॉटर, मुझे बेहद फख्र है। हमेशा आपसे हाथ मिलाना चाहता था, मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता मिस्टर पॉटर, आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई। मेरा नाम डिगल है, डिडलस डिगल। मैंने आपको पहले भी देखा है, हैरी ने कहा जब डिडलस डिगल की टोपी दीवानगी के आलम में उसके सर से नीचे गिर पड़ी। आपने मुझे एक बार दुकान पर देखकर सर झुकाया था। उसे याद है, डिडलस डिगल ने चिल्लाते हुए चारों की तरफ देखा। सुना तुम लोगों ने, उसे याद है। हैरी ने बार बार हाथ मिलाए। ट्रेविस क्रॉकफोर्ड हाथ मिलाने के लिए बार बार आती रही। एक बेरौनक चेहरे वाला शख्स भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे आया। वो घबराया हुआ दिखाई दे रहा था और उसकी एक आंख बुरी तरह से फड़क रही थी। प्रोफेसर क्यूरल, हैग्रिड ने जल्दी से कहा। हैरी, प्रोफेसर क्यूरल हॉगवर्ड में तुम्हारे उस्ताद होंगे। पॉटर, प्रोफेसर क्यूरल ने हकलाते हुए कहा और उन्होंने हैरी का हाथ कस के जकड़ लिया। बता नहीं सकता कि मैं तुमसे मिलकर कितना खुश हुआ। आप किस तरह का जादू सिखाते हैं प्रोफेसर क्यूरल? हैरी ने पूछा। तारीख जादू से महफूज रहने का फन, प्रोफेसर क्यूरल ने उकताए हुए अंदाज में कहा, जैसे वो इस जमन में सोचना भी नहीं चाहते हों। वैसे तुम्हें इसे सीखने की जरूरत ही क्या है ना पॉटर? वो घबराहट में हंस रहा था। मुझे लगता है तुम अपना सामान लेने आए होगे। मुझे भी खून आशूम भूतों पर एक नई किताब खरीदनी है। वो इस ख्याल से ही थके हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां मौजूद दूसरे लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि प्रोफेसर क्यूरल ही हैरी पर कब्जा जमाए रखें। उन सबसे पीछा छुड़ाने में तकरीबन 10 मिनट खर्च हो गए थे। आखिरकार हैग्रिड ने अपनी आवाज शोर से बुलंद करते हुए कहा, अब चलना चाहिए, हमें बहुत सारा सामान खरीदना है। चलो हैरी। ट्रेविस क्रूकफोर्ड ने हैरी से आखिरी बार हाथ मिलाया और हैग्रिड उसे साथ लेकर रेस्तोरां के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। वो रेस्तोरां के ऊपरी हिस्से में पहुंच गए थे। वहां एक छोटा सा सहन था जिसे चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों ने घेर रखा था। एक तरफ कूड़ेदान और कुछ टूटी फूटी अशिया पड़ी थी। दीवारों की जड़ों में जंगली खोर्द पौधे लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। हैग्रिड ने हैरी की तरफ देख कर दांत निकाले। मैंने तुम्हें बताया था ना, कहा था ना कि तुम मशहूर हो। यहाँ तक कि प्रोफेसर क्वेल भी तुमसे हाथ मिलाते हुए कांप रहा था। वैसे ये जान लो, वो हमेशा ही कांपता रहता है। क्या वो हमेशा इतने घबराए रहते हैं? हैरी ने पूछा। हाँ, हैग्रिड ने सर इस बात में हिलाया। बेचारा बहुत तेज दिमाग और ज़हीन थे। जब तक वो सिर्फ किताबों से ही पढ़ते रहे तब तक वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन जब उन्होंने हकीकी मुहिमजोई के लिए 1 साल तक छुट्टी ली, लोग कहते हैं वो तारीख जंगल में खून आशूम भूतों से मिले और एक चुड़ैल की वजह से उन्हें बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद से वो पहले जैसे नहीं रहे। वो तलबा से डरते हैं, अपने खुद के साय से भी दहल जाते हैं। ओह, हमारी छतरी कहाँ गई? खून आशाम भूत, चुड़ैल। हैरी का दिमाग चकरा रहा था। उस दौरान हैग्रिड कूड़ेदान के ऊपर वाली दीवार पर ईंटें गिनने में मसरूफ था। 3 ऊपर 2 पहलू में, वो बड़बड़ा रहा था। ठीक है, पीछे हटो हैरी। उसने अपनी छतरी की नोक से दीवार को 3 बार ठोंका। जिस ईंट को उसने छुआ था वो थरथराई, कांपी और फिर एक तरफ हटती हुई दिखाई दी। वहां एक छोटा सा सुराख नमूदार हो चुका था। वो देखते ही देखते चौड़ा होता चला गया। कुछ ही लम्हों में वहां एक मेहराबी रास्ता बन चुका था।
जो इतना बड़ा था कि हैग्रिड भी उसमें से आसानी से गुजर सकता था। उस मेहराबी रास्ते की दूसरी तरफ गांठ सड़क सड़क थी, जो काफी बल खाती हुई दिखाई दे रही थी और आगे जाकर मोड़ पर गुम सी हो गई थी। जादुई बाजार तुम्हें खुशामदीद कहता है, हैरी, हैग्रिड ने जोशीले अंदाज में कहा। हैरी को ताज्जुब हुआ। वो दांत दिखा रहा था। फिर वो लोग मेहराबी रास्ते से अंदर गए। हैरी ने जल्दी से सर घुमाकर देखा तो उसके पीछे मेहराबी रास्ता एक बार फिर सपाट दीवार में तब्दील हो चुका था। सबसे करीब वाली दुकान के बाहर रखा हुआ कड़ाहियों का ढेर सूरज की तमतमाती हुई रोशनी में चमक रहा था। उसके ऊपर लटके हुए साइन बोर्ड पर लिखा था, कड़ाहियाँ, हर हजम की कड़ाहियाँ, तांबे, पीतल, जस्त, कांसी, चांदी की कड़ाहियाँ, अपने आप तलने वाली कड़ाहियाँ, तय हो जाने वाली कड़ाहियाँ, बारआयत खरीद फरमाएं। यकीनन तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी, हैग्रिड ने उसकी तरफ देखकर कहा, लेकिन उससे पहले ग्रिंगोल्ड से तुम्हारे पैसे निकलवाने होंगे। हैरी अब ये सोच रहा था कि काश उसकी 8 आंखें और होती। सड़क पर चलते वक्त वो हर सिमत में अपनी गर्दन घुमा रहा था और एक साथ सब चीजों को देखने की कोशिश कर रहा था। दुकानें, उनके बाहर रखी चीजें, सामान खरीदते हुए लोग। एक पंसारी अतार के बाहर वो एक गोल मटोल सी औरत के करीब से गुजरे, जो अपना सर झटक झटक कर कह रही थी, ड्रैगन की कलेजी 17 सिकल की, एक औंस, ये लोग पागल हो गए हैं। एक अंधेरी दुकान से उल्लुओं के बोलने की धीमी धीमी आवाजें बरामद हो रही थीं, जिसके साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था, अल्पस उल्लू तजारती मरकज। मटियाले तेज कटीली आवाज वाले घुग्गू, भूरे और बर्फ सफेद जैसे उल्लू। हैरी की उम्र के कई बच्चे एक शीशे की खिड़की पर अपनी नाक गड़ाए खड़े थे, जिसके अंदर मुख्तलिफ जादुई बहारी डंडे सजे हुए थे। उसी लम्हे हैरी ने उनमें से किसी की आवाज सुनी, देखो, नया निम्बस 2000, सबसे तेज उड़ान भरने वाला भारी डंडा। वहां पर कई ऐसी दुकानें भी थीं जहां चोगे और दूरबीनें फरोख्त की जा रही थी और चांदी के अजीबो-गरीब औजार आलात, जिन्हें हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। शो केसों में चमगादड़ों की तलियों और बाम मछली की आंखों के ढेर सजे हुए दिखाई दे रहे थे। जादुई मौजूआत की कुतब के अंबार, चुरमई कागजों के गोले और परों वाली कलमें, जादुई अद्वियात की बोतलें, चांदी के ग्लोब। ग्रिंगोट्स, हैग्रिड ने कहा। वो एक बर्फ जैसी सफेद इमारत के पास पहुंच गए थे, जो बाकी सभी से बहुत ऊंची थी। उसके कांसी के चमकते हुए दरवाजे के पास सुर्ख और सुनहरी रंग की वर्दी पहने हुए एक अजीबुल खलकत बोना खड़ा था। हाँ, यही गोबलिन है, हैग्रिड ने सरगोशी के अंदाज में हैरी को बताया, जब वो लोग सफेद पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़े। गोबलिन, जो हैरी से कुछ इंच पस्ता कद होगा, उसका चेहरा सांवला और अयारी से भरपूर था। उसकी दाढ़ी नोकीली थी और हैरी ने देखा कि उसकी उंगलियां और पैर बहुत लंबे थे। जब वो लोग अंदर दाखिल हुए तो उसने सर झुकाकर उनका इस्तकबाल किया। अब उसके सामने एक और दरवाजा था, जो चांदी का बना हुआ था और उस पर ये जुमले लिखे हुए थे, अंदर आइए ए अजनबी, मगर ध्यान रखिए आप, हिर्सो तमा से हमेशा होता है गुनाह का इर्तिकाब। वो लोग जो जानबूझकर गुनाह मोल है लेते, वक्त पड़ने पे उसकी कड़ी कीमत है देते। जो आप सोच रहे हैं हमारे फर्श के नीचे, जो खजाना आपका नहीं है, आगे और ना पीछे, चोरों को हम करते रहते हैं हमेशा खबरदार। बच्चोगे नहीं, धर लिए जाओगे, पड़ेगी बड़ी मार। जैसा मैंने तुम्हें आगाह किया था कि इसे लूटने की कोशिश करना सिवाय पागलपन के और कुछ नहीं, हैग्रिड ने धीमे लहजे में हैरी को बताया। जब वो चांदी के दरवाजे के करीब पहुंचे तो वहां खड़े गोबलिन दरबानों की एक जोड़ी ने उन्हें सर झुकाकर सलाम किया। चांदी का दरवाजा अबूर करके वो एक बड़े हाल में पहुंच गए। 100 से कहीं ज्यादा गोबलिन एक लंबे काउंटर के पीछे ऊंचे स्टूलों पर बैठकर मोटे मोटे रजिस्टरों में कुछ लिख रहे थे। पीतल के तराजुओं में सिक्के तोल रहे थे। उनमें कुछ आंखों पर मोटे मोटे मुहद्दिब अस्से लगाकर कीमती जवाहरात का मुआयना कर रहे थे। हाल से बाहर जाने वाले दरवाजे इतने सारे थे कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। बहुत से गोबलिन वहां पर खड़े थे और दरवाजों से आने जाने वाले लोगों की मदद कर रहे थे। हैग्रिड और हैरी काउंटर की तरफ बढ़े। सुबह बखैर, हैग्रिड ने खाली बैठे गोबलिन से कहा, हम लोग मिस्टर हैरी पॉटर की तिजोरी से पैसे निकालना चाहते हैं। क्या आपके पास इनकी चाबी है जनाब? गोबलिन ने खरखराती आवाज में पूछा। यहीं कहीं पर होगी, हैग्रिड ने कहा और फिर अपनी जेबों का सामान काउंटर पर खाली करने लगा। ऐसा करते वक्त कुत्तों की फफूंदी लगे कुछ बिस्किट गोबलिन के मोटे रजिस्टर पर गिर गए। गोबलिन ने नागवारी से अपनी नाक सुकेड़ी। हैरी ने देखा कि उनके दाईं तरफ बैठा गोबलिन तराजू में याकूत के नगीनों का अंबार तोलने में मसरूफ था, जो कि दहकते हुए सुर्ख अंगारों जितने बड़े थे। मिल गई, हैग्रिड ने तेजी से कहा।
उसके हाथ में एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी। गोबलिन ने उसे करीब करते हुए बड़े गौर से देखा। ये ठीक दिखाई दे रही है, और मैं प्रोफेसर डंबलडोर का एक खत भी लाया हूँ। हैग्रिड ने खुद को पुरस्कून रखते हुए और सीना फुलाते हुए कहा, ये उस चीज के बारे में है जिसे आप बखूबी जानते हैं, तिजोरी नंबर 713। गोबलिन ने उस खत को बहुत ध्यान से पढ़ा। बहुत खूब, उसने हैग्रिड को खत वापस देते हुए कहा। मैं आपके साथ किसी को भेज देता हूँ जो आपको इन दोनों तिजोरियों तक ले जाएगा। ग्रिप हुक एक और गॉब्लिन था। हैग्रिड ने जब कुत्ते के तमाम बिस्कुट एक बार फिर से अपनी जेब में डाल लिए तो इसके बाद वो हैरी ग्रिप हुक के पीछे पीछे हाल से बाहर जाने वाले एक दरवाजे की तरफ बढ़े। तिजोरी नंबर 713 में क्या चीज है जिसे आप जानते हैं? हैरी ने पूछा। तुम्हें नहीं बता सकता, हैग्रिड ने पुरस्कार अंदाज में धीमी आवाज के साथ कहा। एकदम खुफिया है, हॉगवर्ड का काम है। डंबलडोर ने मुझ पर भरोसा किया है। तुम्हें बताने का मतलब यह है कि डंबलडोर का एतमाद और अपनी नौकरी दोनों एक साथ गंवा दूं। ग्रिप हुक ने उनके लिए दरवाजा खोला। हैरी उम्मीद कर रहा था कि यहाँ भी संगे मरमर का फर्श होगा, मगर उसे हैरानी हुई। वो लोग पत्थर की एक तंग राहदारी में पहुंच गए थे जिसमें जलती हुई मशालों से रोशनी हो रही थी। राहदारी में नीचे की तरफ सीधी ढलान थी जो फर्श पर छोटी पटरियां बिछी हुई थीं। ग्रिप हुक ने सीटी बजाई और एक छोटी सी गाड़ी पटरियों पर धड़धड़ाती हुई उनकी तरफ आ गई। वो उसमें सवार हो गए। हैग्रिड बड़ी मुश्किल से उसमें समा पाया था। फिर वो चल दिए। पहले तो वो सिर्फ बलदार राहदारी की भूल भुलैयों में ही इधर से उधर घूमते रहे। हैरी ने रास्ता याद करने की कोशिश की। बाएं, दाएं, फिर बाएं, सीधा, दरमियानी रास्ता, दाएं, फिर बाएं, मगर याद रख पाना दुश्वार काम था। धड़धड़ाती हुई गाड़ी को रास्ता मालूम था क्योंकि ग्रिप हुक उस गाड़ी को नहीं चला रहा था। वो अपने आप पटरियों पर फिसल रही थी। हैरी की आंखें दुखने लगीं क्योंकि उसके मुंह पर ठंडी हवा के थपेड़े सीधे पड़ रहे थे। फिर भी वो आंखें फाड़कर देखता रहा। एक बार तो उसे यूं लगा जैसे राहदारी के मोड़ पर उसे आग का गोला दिखाई दिया हो, और वो देखने के लिए मुड़सा गया कि क्या वाकई ये कोई ड्रैगन है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग और गहराई में उतरते चले गए। जमीन के अंदर बनी एक झील के पास से गुजरे जहां छत से लटकती हुई मादनी चूने और फर्श से ऊपर जाती हुई चूने की कलमें दिखाई दे रही थीं। ये कलमें पानी के कतरे टपकते रहने के बायस खंभों की सूरत इख्तियार कर जाती थीं। गाड़ी के शोरगुल से कहीं बुलंद आवाज में बोलते हुए हैरी ने हैग्रिड से पूछा, मैं नहीं जानता कि जमीन के अंदर पाए जाने वाले चूने की मादनी कलमों और जमीन के ऊपर दस्तयाब चूने के पत्थरों में क्या फर्क होता है। दोनों में जो चीज मुश्तरक है वो जमीन है, हैग्रिड ने कहा। और इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत करो, मुझे यूं लगता है जैसे इस वक्त मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। हैग्रिड का चेहरा फक पड़ रहा था, और जब गाड़ी आखिरकार राहदारी की दीवार में छोटे से दरवाजे के पास रुक गई तो हैग्रिड नीचे उतरा। उसके घुटने इतने काम कर रहे थे कि उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। ग्रिप हुक ने जब दरवाजे का ताला खोला तो अंदर से काफी सारा सब्ज रंग का धुआं तैरता हुआ बाहर निकला। कुछ लम्हों बाद जब धुआं छटा तो हैरी का मुंह खुले का खुला रह गया। अंदर सोने के सिक्कों का एक बड़ा अंबार मौजूद था। चांदी के सिक्कों का अंबार उसके आगे एक तरफ था। उसके अलावा छोटे कांसी के सिक्कों यानी नट्स का कोई शुमार ही नहीं था। वो अनगिनत दिखाई दे रहे थे। ये सब तुम्हारा है हैरी, हैग्रिड ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब हैरी का है? इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ग्रिजली खानदान को इस बारे में पता नहीं था, वरना उन्होंने चुटकियों में ये सब हथिया लिया होता। वो हैरी को हमेशा ताने देते रहते थे कि उसको पालने में उन्हें कितना खर्च करना पड़ता है। वो उस पूरे अरसे में उसके नाम का एक छोटा सा खजाना लंदन के नीचे कहीं गहराई में दबा हुआ था। हैग्रिड ने उनमें से कुछ सिक्कों को बैग में भरने में हैरी की मदद की। सोने के सिक्कों को गलियंस कहते हैं, उसने समझाया। एक गलियन में तुम्हारे 17 चांदी के सिक्के यानी स्किल्स होते हैं, और एक शकल में 29 कांसी के सिक्के यानी नट्स होते हैं। ये बहुत आसान है, ठीक है? इतना 2 साल के लिए काफी होगा। हम बाकी पैसे तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बचा कर रखेंगे। वो ग्रिप हुक की तरफ मुड़ा। अब तो जोरी नंबर 713, और मेहरबानी करके क्या हम थोड़ी धीमी रफ्तार में चल सकते हैं? मुझे चक्कर आ रहे हैं। गाड़ी एक ही रफ्तार में चलती है जनाब, ग्रिप हुक ने खुश्क लहजे में कहा। वो लोग अब और गहराई में जा रहे थे और उनकी गाड़ी मजीद तेज रफ्तारी से चल रही थी। जब वो तंग मोड़ पर मुड़कर धड़धड़ाते हुए आगे बढ़े तो हवा बहुत ज्यादा यकबस्ता हो गई। अब वो जेर जमीन एक तंग घाटी के ऊपर से तेजी से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे, और हैरी ने गाड़ी के किनारे से झांक कर देखने की कोशिश की कि अंदर खाई में क्या था, लेकिन हैग्रिड ने कराहते हुए उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे खींच लिया।
फिर वो मंजिल पर पहुंच गई। तिजोरी नंबर 713 में चाबी लगाने का कोई सुराग दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे खड़े रहो, ग्रिप हुक ने रोब झाड़ते हुए कहा। उसने दरवाजे को अपनी लंबी उंगलियों से हल्का सा ठोंका और दरवाजा पिघल गया। अगर ग्रिंगोर्स के गोबलिन के अलावा किसी और ने ऐसा करने की कोशिश की होती तो दरवाजा उसे अंदर चूस लेता और वो हमेशा के लिए अंदर ही फंसा रह जाता। आप कितने दिनों बाद दरवाजा खोलकर ये देखते हैं कि कहीं कोई अंदर तो नहीं है? हैरी ने अचानक सवाल किया। गोबलिन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लगभग हर 10 साल के बाद, ग्रिप हुक ने हकारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हैरी को यकीन था कि उस भारी हिफाजत वाली तिजोरी के अंदर कोई हैरत अंगेज किस्म की चीज छुपाई गई होगी। उसने तजस्सुस भरी निगाहों से आगे की तरफ झांक कर देखा। उसे उम्मीद थी कि कम से कम यहाँ पर उसे बेशकीमती हीरे जवाहरात तो लाजमी दिखाई देंगे, लेकिन पहली नजर में तो उसे लगा जैसे तिजोरी बिल्कुल खाली है। फिर उसे फर्श पर भूरे कागज में लिपटा हुआ एक गंदा सा छोटा पैकेट दिखाई दिया। हैग्रिड ने उसे जल्दी से उठा लिया और अपने कोट के अंदर रख लिया। हैरी ये जानने के लिए बहुत बेताब था कि पैकेट में क्या चीज थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि पूछने का कोई फायदा नहीं होगा। चलो एक बार फिर इस बेहुदा गाड़ी में सवार हो जाओ और वापस लौटते वक्त मुझसे बात मत करना। बेहतर होगा कि हम दोनों अपना मुंह बिल्कुल बंद रखें, हैग्रिड ने सख्ती से हिदायत की। गाड़ी के एक और शरत अंगेज सफर के बाद वो ग्रिंगोर्स के बाहर सूरज की रोशनी में खड़े थे और उनकी आंखें चुंधिया रही थीं। हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि दौड़ लगाकर सबसे पहले कहाँ जाए, क्योंकि अब उसके पास पैसों से भरा हुआ बैग मौजूद था। वो ये तो नहीं जानता था कि 1 पाउंड में कितने गैलन होते हैं, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि उसके पास पूरी जिंदगी में जितना पैसा आज तक नहीं रहा था, उससे कहीं ज्यादा पैसा उस वक्त उसके हाथों में था। डडली के पास जितने पैसे रहते थे उससे भी कहीं ज्यादा। अब तुम्हारी स्कूल की वर्दी खरीद ली जाए, हैग्रिड ने कहा और एक दुकान की तरफ देखकर सर हिलाया जिस पर लिखा था मैडम मेलिकन के चोगे, हर किस्म की तकरीबात के लिए। सुनो हैरी, तुम्हें ये बुरा तो नहीं लगेगा मैं कुछ देर के लिए लेकी कार्लडन में जाकर कुवत बख्श मशरूब को हलक से उतार लूं? मैं बता नहीं सकता कि मुझे ग्रिंगोट्स की इन बेहुदा गाड़ियों से कितनी नफरत है, हैग्रिड ने झिझकते हुए अंदाज में कहा। वो अभी थोड़ा सा बीमार दिखाई दे रहा था, इसीलिए हैरी मैडम मेलिकन की दुकान में तन्हा दाखिल हो गया। वो किसी कदर घबराया हुआ नजर आ रहा था। मैडम मेलिकन एक गोल मटोल और खुशमिजाज जादूगरनी थी जो ऊपर से नीचे तक अर्गवानी रंग के कपड़ों में मलबूस थी। हो गवर्ड लड़के, हैरी के कुछ बोलने से बेशतर ही वो बोल पड़ी। यहाँ पर हर चीज मुयस्सर है। ठहरो, एक और बच्चा अभी चोगे का नाप दे रहा है। दुकान के पिछले हिस्से में एक जर्द नोकीले चेहरे वाला लड़का स्टूल पर खड़ा था, जबकि एक जादूगरनी उसके लंबे खुले चोगे पर सुई लगा रही थी। मैडम मेलिकन ने उसके पास वाले स्टूल पर हैरी को खड़ा कर दिया और उसके बाद सर पर एक लंबा चोगा डाला और सही ऊंचाई पर सुइयां लगानी शुरू कर दी। हेलो, लड़के ने हैरी की तरफ देख कर कहा। हॉगवर्ट? हाँ, हैरी ने जवाब दिया। मेरे डैडी बगल वाली दुकान में मेरी किताबें खरीद रहे हैं और मम्मी सड़क पर आगे की तरफ जादुई छड़ियां देख रही हैं। लड़के ने बात बढ़ाई। उसकी आवाज में बेजारी झलक रही थी और वो धीरे धीरे बोल रहा था। फिर मैं इन लोगों को खींच कर ले जाऊंगा क्योंकि मुझे उड़ने वाला बाहरी डंडा देखना है। मुझे मालूम नहीं कि साल अव्वल में हमें बाहरी डंडा साथ रखने की इजाजत क्यों नहीं दी गई है। जहां तक मेरा ख्याल है, मैं डैडी को धमकाकर मना लूंगा कि वो मुझे बाहरी डंडा दिलवा दें और फिर मैं उसे किसी तरह चोरी से हॉगवर्ट के अंदर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर हैरी को उस वक्त डडली याद आ गया। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा भारी भारी डंडा है? लड़के ने हैरी से पूछा। नहीं, हैरी ने जवाब दिया। क्यूडिच खेलते हो क्या? उसने पूछा। नहीं, हैरी ने एक बार फिर इनकार किया और वो हैरान हो रहा था कि ये क्यूडिच क्या बला होती है। मैं तो खेलता हूँ, उसने फखर से बताया। डैडी कहते हैं अगर मुझे मेरे फ्रीक की टीम में नहीं चुना गया तो ये नाइंसाफी होगी और मुझे कहना पड़ेगा कि मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस फ्रीक में जाओगे? नहीं, हैरी ने कहा। वो हर मिनट बाद अपने आप को ज्यादा अहमक महसूस कर रहा था। वैसे तो वहां पहुंचने से पहले सचमुच कोई भी नहीं जानता कि वो किस फरीक में भेजा जाएगा, लेकिन मैं जानता हूँ मैं स्लेदरिन में ही रहूंगा। हमारा पूरा खानदान उसी फरीक में रहा है। जरा हफल पफ में रहने का तसव्वुर तो करो। अगर ऐसा हुआ, मैं तो यकीनन स्कूल छोड़ देना ज्यादा बेहतर समझूंगा। और तुम? ओह, हैरी के मुंह से महज इतना ही निकल पाया।
وہ جانتا تھا کہ کوئی مناسب بات کہہ سکے مگر اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں ذرا اس آدمی کو تو دیکھو، لڑکے نے اچانک سامنے والی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پر ہیگرڈ کھڑا تھا اور ہیری کی طرف دیکھ کر دانت دکھا رہا تھا۔ اس نے 2 بڑی آئس کریموں کی طرف اشارہ کیا تاکہ ہیری سمجھ سکے کہ وہ اندر کیوں نہیں آ سکتا۔ وہ ہیگرڈ ہے، ہیری نے جواب دیا۔ اسے خوشی تھی کہ اسے تو کوئی ایسی بات معلوم تھی جو اس لڑکے کو نہیں معلوم تھی۔ وہ ہوگورٹ میں کام کرتا ہے۔ اچھا، لڑکے نے کہا، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ وہ ایک طرح سے چپڑاسی ہے نا؟ وہ چابیوں کا چوکی دار ہے، ہیری نے کہا۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ ہیری اس لڑکے کو کم پسند کرتا جا رہا تھا۔ ہاں وہی تو، میں نے سنا ہے وہ تھوڑا جنگلی ہے، سکول کے میدان میں ایک جھونپڑے میں رہتا ہے اور کچھ دنوں بعد باقاعدہ شراب پیتا ہے، جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آخرکار اپنے ہی بستر میں آگ لگا لیتا ہے۔ لڑکے نے منہ بسور کر کہا، جہاں تک میرا خیال ہے وہ کافی ہوشیار اور چست ہے۔ ہیری نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا سچ مچ؟ لڑکے نے ہلکے تمسخر سے کہا۔ وہ تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ تمہارے ممی ڈیڈی کہاں ہیں؟ وہ مر چکے ہیں، ہیری نے مختصراً جواب دیا۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ اب اس بارے میں زیادہ باتیں کرنا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ اوہ معاف کرنا، لڑکے نے کہا، لیکن اس کی آواز سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اسے ذرا بھی افسوس ہوا ہو۔ کیا وہ ہماری طرف کے تھے، ہے نا؟ اگر تمہارا یہی مطلب ہے تو وہ جادوگر اور جادوگرنی تھے، ہیری نے جواب دیا۔ جہاں تک میرا خیال ہے انہیں دوسری طرح کے لوگوں کو اندر نہیں آنے دینا چاہیے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ لوگ ہماری طرح کے نہیں ہوتے، ان لوگوں کو اس طرح پالا نہیں جاتا، انہیں ہمارے طور طریقوں کی آگاہی ہو سکے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ان میں سے کچھ تو ہوگورٹ کا نام ہی پہلی بار سنتے ہیں جب انہیں خط ملتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں جادو کو صرف پرانے جادوگروں کے خاندانوں میں ہی محدود رکھنا چاہیے۔ اوہ میں تو بھول ہی گیا، ویسے تمہارا کیا نام ہے؟ اس لڑکے نے چونک کر پوچھا، لیکن اس سوال کے جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آ پائی۔ اس سے پہلے کہ ہیری کچھ بولتا، میڈم میلیکن بول اٹھی۔ اب آپ کا کام ہو گیا ہے لڑکے۔ ہیری کو اس لڑکے سے گفتگو کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح سلسلہ کلام رک جائے۔ وہ بدستور کسی بہانے کی تلاش میں تھا، اس لیے میڈم میلیکن کی اجازت پا کر وہ فوراً سٹول سے نیچے کود گیا۔ اچھا، مجھے یقین ہے کہ ہوگورٹ میں ہماری دوبارہ ملاقات ضرور ہوگی، دھیرے بولنے والے اس لڑکے نے کہا۔ ہیری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ آئس کریم کا لطف اٹھا رہا تھا جو ہیگرڈ اس کے لیے خرید لایا تھا۔ آئس کریم میں میووں کے ٹکڑے شامل تھے اور وہ رس بھری اور چاکلیٹ کے ذائقے والی تھی۔ وہ اس دوران بالکل چپ رہا، سوالوں کی بوچھاڑ رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ہیگرڈ نے اس کی خاموشی بھانپ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ہیری لڑکے کا ذکر گول کر گیا تھا۔ وہ لوگ سرمئی کاغذ اور قلم خریدنے کے لیے رک گئے۔ ہیری تب تھوڑا خوش ہوا جب اسے ایسی ہی سیاہی کی سوغات ملی جو لکھتے وقت اپنا رنگ بدل لیتی تھی۔ جب وہ لوگ دکان سے باہر نکلے تو ہیری نے پوچھا، ہیگرڈ یہ کیوڈچ کیا ہوتا ہے؟ اف خدایا، ہیگرڈ نے ماتھا پکڑ لیا۔ ہیری میں بھول ہی گیا تھا کہ تم کتنا کم جانتے ہو، تمہیں کیوڈچ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ مجھے زیچ کرنے کی کوشش مت کرو، ہیری تنک کر بولا۔ اس نے ہیگرڈ کو میڈم ملیکن کی دکان میں ملنے والے لڑکے کے بارے میں بتایا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ماگلوں میں سے آئے لوگوں کو جادو سیکھنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ تم ماگل خاندان سے نہیں ہو، اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ تم کون ہو، اگر اس کے ماں باپ جادوگر ہیں تو وہ تمہارا نام سنتے سنتے بڑا ہوا ہوگا۔ تم نے لیکی کالڈرن میں دیکھ ہی لیا ہے۔ بہرحال وہ اس بارے میں جانتا ہی کیا ہے۔ مجھے جتنے بھی اچھے جادوگر ملے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے خاندانوں سے آئے تھے جو کئی پشتوں سے ماگل تھے۔ اپنی ماں کو ہی دیکھ لو، تم نے دیکھا ہی ہے اس کی بہن پتونیا کیسی ہے۔ ہیگرڈ نے لمبی چوڑی تمہید باندھ ڈالی تھی۔ تو کیوڈچ کیا ہے؟ ہیری نے جھٹ سے پوچھا۔ یہ ہماری دنیا کا ایک کھیل ہے، جادوگروں کا کھیل۔ یہ ماگلوں کے فٹ بال کی مانند ہوتا ہے۔ کیوڈچ میں ہر جادوگر کھلاڑی ہوتا ہے۔ اسے ہوا میں اڑتے ہوئے جادوئی بھاری ڈنڈے پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے۔ اس میں 4 گیندیں ہوتی ہیں۔ اس کے قواعد و ضوابط کو سمجھنا نہ فی الوقت مشکل کام ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ اور کام بھی کرنے ہیں، ہیگرڈ نے کہا۔ اور سلیدرن اور ہفل پف کیا ہیں؟ ہیری نے اگلا سوال پوچھا۔ سکول کے فریق، کل 4 فریق یا گروہ ہیں۔ سبھی کہتے ہیں کہ ہفل پف میں نالائق بچے ہی جاتے ہیں اور عموماً ایسے بچوں کی یادداشت کمزور واقع ہوتی ہے۔ جبکہ ہیگرڈ بول رہا تھا، میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں۔ ہیری نے اس کی بات اچک لی۔ میں ہفل پف فریق میں بھیجا جاؤں گا۔ اس کا چہرہ کافی اترا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سلیدرن، ہیگرڈ کے لہجے میں عجیب سی کرواہٹ تھی۔ اس فریق میں بھیجے جانے سے کہیں زیادہ اچھا یہی ہوگا
کہ आदमी हफल पफ में जाए। बुराई की राह पर चलने वाले तमाम जादूगर स्लेदरन ही से आए हैं। तुम जानते हो कौन भी उनमें से ही एक था। वॉल, माफ करना, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन हॉगवर्ड में था। बहुत साल पहले, हैग्रिड ने मुख्तसरन जवाब दिया। हैरी के स्कूल की किताबें जिस दुकान से खरीदी गईं, उसके सफेद चमकते हुए साइन बोर्ड पर बड़ा सा फ्लोरिश एंड ब्लॉट्स लिखा हुआ था। यहाँ पर छत से बातें करते हुए शेल्फ मौजूद थे जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें सजी दिखाई दे रही थीं। कुछ किताबें इतनी बड़ी थीं जैसे पत्थर की बड़ी चट्टान चमड़े में मुजल्लद कर दी गई हो। कुछ किताबें डाक की टिकटों से मुमासिल थीं, उन पर रेशमी गुलाफ चढ़े हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ किताबों में अजीब से निशानात बने हुए थे और कुछ किताबें तो ऐसी थीं जिन पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बिल्कुल डडली की ज़रूरत के मुताबिक, जो कुछ भी नहीं पढ़ता था। हैरी को यकीन था कि वो यकीनन उनमें से कुछ किताबों को खरीदने के लिए ज़रूर मचल जाता। हैग्रिड हैरी को करीबन खींचते हुए किताब से दूर ले गया, जिसका मौजू था लानतीवार, उनसे मुकाबला करने वाले लानतीवार अपने जादुई कलमात को मशहूर कुन बनाए और दुश्मन से उम्दा तरीके से जेर करते हुए बदला लें। बाल झाड़ना, पैरों का मुरब्बा बनाना, जुबान बंदी करना और भी बहुत कुछ। मुसन्निफ प्रोफेसर वेंटर किट्स वर्डबन। मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा था कि डडली पर कौन सा लांतीवार इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये कोई बुरा ख्याल है, हैग्रिड ने हैरी को समझाते हुए कहा, मगर तुम मागलों की दुनिया में जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय कुछ खास मौके पर। और वैसे भी तुम अभी इसमें से कोई भी लांतीवार इस्तेमाल नहीं कर सकते। पढ़ाई करने के बाद ही तुम इस काबिल हो सकोगे कि इन लांतीवारों को इस्तेमाल कर सको। हैग्रिड ने हैरी को ठोस सोने की कड़ाही भी नहीं खरीदने दी थी। तुम्हारी फरिश्त में लिखा है जस्ट की कड़ाही, लेकिन उन्होंने कड़ाही में डालने वाले सामान को तोलने के लिए जो तराजू मुंतखब किया था वो काफी उम्दा और महंगा था। कांसी की एक तय हो जाने वाली दूरबीन खरीदी। फिर वो पंसारी की दुकान पर पहुंचे जहां मुख्तलिफ जादुई अद्वियात बिकती थीं। वहां खराब अंडों के फेंटे हुए महलूल और गली सड़ी हुई बंद गोभी की तेज बदबू फैली हुई थी। मगर इसके बावजूद दुकान में हैरी को मशहूर कुन एहसास हुआ। फर्श पर बड़े बड़े पीपों में शफाफ और गदले मुरक्कबात भरे दिखाई दिए। सूखी हुई जड़ी बूटियों और चमकदार पाउडर के मुरत्तबान दीवार की शेल्फ पर एक कतार में रखे थे। परिंदों के परों के बंडल भी शेल्फ में नजर आए। जहरीली दांतों की झालरें और छत पर टंगे हुए उलझे हुए पंजों की टोकरियां भी नजर आ रही थीं। जब हैग्रिड ने काउंटर पर बैठे आदमी से हैरी के लिए जादुई सियाल का इब्तदाई सामान तलब करते हुए कहा, इस फहरिस्त के मुताबिक सामान निकाल दीजिए, तो उसी लम्हे हैरी ने खुद यकसिंगे के चांदी जैसे सींग का मुआयना किया, जिसकी कीमत 31 गिलियन दर्ज थी। उसने भमरे की चमकदार स्याह आंखों का बड़ा थैला भी देखा जो 5 नट्स में एक बड़ा चमचे के हिसाब से मिल रहा था। तार फरोश की दुकान से बाहर निकलते हुए हैग्रिड ने हैरी की फहरिस्त को एक बार फिर गौर से देखा और हिसाब लगाया कि अब कौन सी चीज कम है। अब सिर्फ तुम्हारी छड़ी बाकी रह गई है। अरे हाँ, मैंने तो अभी तक तुम्हें सालगिरह का तोहफा भी नहीं दिया। हैग्रिड माथे पर हाथ मारता हुआ बोला, आपको ये देने की कोई जरूरत नहीं। हैरी का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। मैं जानता हूँ मुझे ये देने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें तुम्हारा जानवर तोहफे में देना चाहता हूँ जिसकी तुम्हें स्कूल में जरूरत पड़ेगी। मेंढक नहीं, मेंढक तो सालों पहले का फैशन या रिवाज है। अब इन्हें साथ लेने का दस्तूर बाकी नहीं रहा। लोग तुम पर हंसेंगे। और बिल्लियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि मुझे उनके पास छींके आने लगती हैं। मैं तुम्हें उल्लू खरीद दूंगा। सभी बच्चे उल्लू लाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत मुफीद होते हैं। वो तुम्हारी डाक ले जाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। 20 मिनट बाद वो लोग अल्पस उल्लू तिजारती मरकज से बाहर निकले जिसके अंदर घुप अंधेरा था। छोटी टॉर्च की मालिक चमकती हुई आंखें थी और पंख फड़फड़ाने या फुदकने की आवाजें आ रही थी। हैरी के हाथ में एक बड़ा पिंजरा था जिसमें एक खूबसूरत सफेद बर्फ जैसा उल्लू मौजूद था जो अपने परों के नीचे अपना सर छुपाकर गहरी नींद सो रहा था। हैरी अकलाते हुए शुक्रिया अदा करने से खुद को नहीं रोक पाया। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, हैग्रिड ने रूखेपन से कहा। ये उम्मीद मत करो कि तुम्हें ड्रिजली खानदान से बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। अब सिर्फ एलिवेंडर्स का काम बाकी बचा है। जादुई छड़ी। सच तो ये था कि हैरी उसके लिए बहुत बेचैन था। वो आखिरी दुकान काफी महदूद और खस्ता हालत में दिखाई दे रही थी। दरवाजे पर उखड़े सुनहरे अल्फाज में लिखा था, एलिवेंडर्स, बेहतरीन छड़ियों के आला खालिक, कायम शुदा 382 कबल मसीह।
जब वो अंदर दाखिल हुए तो दुकान के अंदरूनी हिस्से में कहीं एक घंटी के बजने की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। एक छोटी-सी तंग जगह थी जिसमें एक टूटी हुई टाँग वाली कुर्सी के सिवाय और कुछ नहीं था, जिस पर बैठकर हैग्रिड इंतज़ार करने लगा। हैरी को बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वो किसी बहुत कड़े कवानीन वाली लाइब्रेरी में घुस गया हो। उसने बहुत से नए सवाल हज़म किए जो उसके दिमाग में अभी-अभी उठ कर आए थे। उसके बजाय उसने उन सैकड़ों सिकुड़े हुए संदूकचों को देखा जो बड़ी नफ़ासत और करीने से छत तक एक दूसरे पर जमाए गए थे। न जाने क्यों उसे लगा गर्दन के ऊपरी हिस्से में कुछ चुभ रहा है। यहाँ की धूल और छाई हुई गहरी खामोशी में कोई पुरस्कार जादू भरा हुआ था। शाम बखैर, एक धीमी आवाज़ आई। हैरी उछल पड़ा। हैग्रिड भी उछला होगा क्योंकि एक तेज चुरमुराहट सी हुई और वो टूटी कुर्सी से लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी चौड़ी जर्द आंखें अंधेरे में चांद की मानी दिखाई दे रही थी। हेलो, हैरी ने अजीब तरीके से कहा। अरे हाँ, उस आदमी ने सर्द लहजे में कहा। हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन था कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, मिस्टर हैरी पॉटर। ये कोई सवाल नहीं था। आपकी आंखें बिल्कुल आपकी माँ जैसी हैं। अभी कल ही की बात लगती है जब उन्होंने यहाँ से अपनी पहली छड़ी खरीदी थी। 10.25 इंच लंबी, सरसराती, बेद की लकड़ी से बनी हुई, जादुई कलमात की असर अंगीजी के लिए निहायत उम्दा छड़ी थी। मिस्टर ओलिवेंडर हैरी के करीब गए। हैरी चाह रहा था कि वो अपनी पलकें झिपकाए। उसकी चांदी जैसी आंखें थोड़ी डरावनी लग रही थीं। दूसरी तरफ तुम्हारे वालिद को मागून की छड़ी पसंद आई। 11 इंच लंबी, लचकदार, थोड़ी ज्यादा ताकतवर और तब्दीली हैयत के लिए बिल्कुल मौजूद। मगर मैंने क्या किया, तुम्हारे वालिद को ये छड़ी पसंद आई। सच तो ये है कि हर छड़ी अपना मालिक खुद मुंतखब करती है। मिस्टर एलेवेंडर इतने करीब आ चुके थे कि उनकी नाक हैरी की नाक से लगभग टकरा गई थी। हैरी को उनकी कोहरेदार आंखों में अपना अक्स मुनक्किस होता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ पर कहीं, मिस्टर एलिवेंडर ने अपनी सफेद लंबी उंगली से हैरी के माथे पर गिरी बर्फ जैसे निशान को छुआ। मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि मैंने वो छड़ी भी बेची थी जिसने ये काम किया है। उनकी आवाज़ धीमी हो गई। 13.5 इंच लंबी, सदाबहार लकड़ी की बनी हुई। उस छड़ी में काफ़ी ताकत थी, बहुत ज़्यादा ताकत थी, और गलत हाथों में अगर मुझे मालूम होता वो छड़ी दुनिया में कितनी तबाही मचाएगी। मिस्टर एलिवेंडर ने अपना सर हिलाया और तभी उनकी नज़र हैग्रिड पर पड़ी। हैरी ने उनकी ड्राउनी आंखें हटते ही सुकून का सांस लिया। रूबियस, रूबियस हैग्रिड, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। बलूत की लकड़े वाली, 16 इंच लंबी, थोड़ी झुकी हुई खमदार छड़ी, है ना? वो चहक कर बोले। जी जनाब, बिल्कुल वही, हैग्रिड ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उम्दा छड़ी थी, मगर मुझे लगता है कि जब आपको स्कूल से निकाला गया होगा तो उन्होंने वो छड़ी तोड़ दी होगी। मिस्टर एलिवेंडर ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। जी हाँ, उन्होंने उसे तोड़ डाला था, हैग्रिड ने आहिस्तगी से जवाब दिया। इस वक्त वो अपने पाँव आगे पीछे खिसका रहा था। मगर मगर मेरे पास अब भी उसके टुकड़े पड़े हुए हैं। कहीं आप उनका इस्तेमाल तो नहीं करते हैं रूबियस? एलेवेंडर ने काटदार आवाज में पूछा। अरे नहीं जनाब, हैग्रिड ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। हैरी ने देखा कि ये कहते वक्त उसने अपनी गुलाबी छतरी कसकर पकड़ ली थी। फिर ठीक है, मिस्टर एलिवेंडर ने हैग्रिड को चुभती निगाहों से घूरते हुए कहा। चलिए मिस्टर हैरी पॉटर, अब मुझे देखने दें। उन्होंने अपनी जेब से एक लंबा फीता निकाला जिस पर चांदी जैसे निशानात बने हुए थे। आपकी छड़ी वाला हाथ कौन सा है? मैं हमेशा दायां हाथ इस्तेमाल करता हूँ, हैरी घबरा कर बोला। अपनी बाजू सामने की जानिब फैलाइए, ऐसे। उन्होंने हैरी का नाप लिया, कंधे से उंगलियों तक, फिर कलाई से कोहनी तक, कंधे से फर्श तक, घुटने से झांग तक और सर के चारों तरफ। नाप लेते हुए वो बोले। एलिवेंडर की हर छड़ी में एक ताकत का मादे का जौहर पोशीदा होता है। मिस्टर पॉटर, हम यकसिंगे के बालों, सेमरग के दुम के परों और ड्रैगन के दिल की रगों का इस्तेमाल करते हैं। एलिवेंडर की दो छड़ियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक इस तरह जिस तरह दो यकसंगे
ड्रैगन या सेमरग बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। जाहिर है इस वजह से किसी भी दूसरे जादूगर की छड़ी को इस्तेमाल करते हुए आपको ज्यादा अफादियत नहीं मुयस्सर हो पाती। हैरी ने अचानक महसूस किया कि फीता जो उसके नथनों का नाप ले रहा था अपने आप ऐसा कर रहा था। मिस्टर एलेवेंडर शेल्फ के दरमियान में घूम रहे थे और छड़ियों के संदूकचे निकालकर नीचे रखते जा रहे थे। बस काफी हैं, उन्होंने खुद कलामी की। इस लम्हे फीता गुड़मुड़ होकर फर्श पर गिर गया। तो मिस्टर पोटर, जरा इसे आजमा कर देखिए। सुर्ख गाबा लकड़ी और ड्रैगन के दिल के रेशों वाली बेहतरीन छड़ी, 9 इंच लंबी, खुश शक्ल और लचकदार। बस इसे हाथ में पकड़िए और हवा में घुमाइए। वो हैरी की तरफ मुंतजिर निगाहों से देखने लगे। हैरी ने छड़ी ली और किसी कदर शरारती मुस्कुराहट के साथ ही उसने जरा सा ही हिलाया। तभी मिस्टर एलेवेंडर ने फौरन से उसके हाथ से छड़ी वापस छीन ली। मेपल के लकड़ी की बनी हुई, सीम रख के पंख वाली, 7 इंच लंबी, निहायत लचकीली। जरा इसे आजमाइए मिस्टर पॉटर। हैरी ने कोशिश की लेकिन उसने अभी छड़ी ऊपर उठाई ही थी कि मिस्टर एलेवेंडर ने झपट कर वो छड़ी भी उसके हाथ से छीन ली। नहीं नहीं, ये नहीं। अब जरा इसे देखिए, स्याह आबनोज की लकड़ी की बनी हुई, यक सिंगे के बालों वाली, 8.5 इंच लंबी, लचकदार। चलिए चलिए अब इसे घुमा कर देखिए। हैरी ने छड़ी घुमाई और वो एक के बाद एक छड़ियां घुमाता रहा। उसे भी पता नहीं था कि मिस्टर एलेवेंडर किस चीज का इंतजार कर रहे थे। टूटी हुई टांग वाली कुर्सी पर छड़ियों का ढेर ऊंचा होता जा रहा था, जिन्हें वो घुमाकर देख चुका था। लेकिन मिस्टर एलेवेंडर शेल्फ से जितनी ज्यादा छड़ियां निकाल रहे थे वो उतने ही ज्यादा खुश होते जा रहे थे। मुश्किल गाहक, ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, यहीं कहीं पोशीदा मुलाप हो ही जाएगा। मेरा ख्याल है शायद ये छड़ी, हाँ क्यों नहीं, गैर मामूली फितरती मिलाप। सेल्फ्यून लकड़ी से बनी हुई, सीम रंग के पंख वाली, 11 इंच लंबी, खुश शक्ल और लचकीली। हैरी ने छड़ी हाथ में ली। उसे पकड़ते ही हैरी को एहसास हुआ जैसे उसकी उंगलियां गर्म हो गई थी। उसने छड़ी को अपने सर के ऊपर उठाया और धूल भरी हवा में नीचे की तरफ झटके से लाया। छड़ी के सिरे से किसी आतिशबाजी की तरह सुर्ख और सुनहरी चिंगारी फूटी और दीवारों पर रोशनी नाचती हुई दिखाई दी। शाबाश, हाँ सचमुच बहुत उम्दा। मगर मगर अजीब बात है, बड़ी अजीब बात। उन्होंने हैरी से छड़ी लेकर संदूकचे में रखी और भूरे कागज में लपेट दी। वो अभी तक बड़बड़ा रहे थे। अजीब बात है, अजीब बात है। माफ कीजिए, हैरी ने पूछा, मगर क्या अजीब है? मिस्टर एलेवेंडर ने अपनी जर्द आंखों से हैरी को घूरा। मुझे हर वो छड़ी याद है जो मैंने फरोख्त की है मिस्टर पॉटर, हर छड़ी। बात यह है कि उसने सीमरग ने जिसका पंख आपकी छड़ी में शामिल है, एक और पंख दिया था, सिर्फ एक और। अजीब बात यह है कि इस छड़ी ने खुद आपको मुंतखब किया है, जबकि इसकी जोड़ीदार छड़ी ने, हाँ उसी की जोड़ीदार छड़ी ने आपको ये निशान दिया था। हैरी ने मुश्किल थूक निकला। हाँ, 13.5 इंच लंबी, सदाबहार लकड़ी की बनी हुई। अजीब बात है कि दुनिया में कैसे कैसे इत्तफाकात ज़हूर पजीर होते हैं। ध्यान रहे कि हर छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है। मुझे लगता है कि आगे चलकर मुस्तकबिल में आप ज़रूर कोई बेमिसाल कारनामा अंजाम देंगे मिस्टर पॉटर, क्योंकि उसने भी, जिसका हम नाम नहीं लेते, बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। भयानक, डरावने, हाँ मगर बड़े कारनामे। हैरी काम कर रह गया। वो यकीन से कह सकता था कि उसे मिस्टर एलेवेंडर कोई खास पसंद नहीं आए थे। उसने सोने के 7 गिलियंस देकर छड़ी की कीमत चुकाई और दुकान से बाहर निकलते वक्त मिस्टर एलेवेंडर ने झुककर उनको अलविदा किया। जब हैरी और हैग्रिड जादुई बाजार से वापस लौट रहे थे तो शाम पड़ चुकी थी। सूरज ढलकर गरूब होने की तैयारियां कर रहा था। वो लोग दीवार से होते हुए कूड़ेदान वाले अहाते में पहुंचे और फिर लेकी गार्डन रेस्तोरां में आए, जो ग्राहकों से खाली हो चुका था। वो रेस्तोरां से बाहर सड़क पर पहुंच गए। जब वो दोनों सड़क पर चल रहे थे तो हैरी कुछ नहीं बोला। उसने ये भी नहीं देखा कि जमीन दोज रास्ते पर बहुत सारे लोग ताज्जुब से उनकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनके पास अजीबोगरीब तर्ज के पैकेट थे और हैरी की गोद में सफ़ेद उल्लू बेखबरी से सो रहा था। ज़मीन 2 रास्तों से निकलकर
वो ज़मीन दोज़ रास्तों से निकलकर वो सीढ़ियाँ चढ़कर पेडिंगटन नामी रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां हैग्रिड ने उसके कंधे को थपथपाया। तब जाकर हैरी को यह एहसास हुआ कि वो कहाँ थे। तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी निकलने में अभी कुछ वक्त बाकी है, क्यों ना कुछ पेट पूजा कर ली जाए, उसने कहा। वो हैरी के लिए एक बहुत बड़ा हैमबर्गर खरीद लाया और वो प्लेटफॉर्म की कुर्सियों पर बैठकर खाने लगे। हैरी ने चारों तरफ निगाह डाली। न जाने क्यों सब कुछ अजीब सा लग रहा था। तुम ठीक तो हो हैरी? वो बहुत खामोश बैठे हुए हो, हैग्रिड ने पूछा। हैरी को कतई यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो अपने जज्बात को अल्फाज का जामा पहना सकता है। उसने अपनी जिंदगी में सबसे उम्दा और यादगार सालगिरह मनाई थी, और इसके बाद भी वो अपना हैमबर्गर कुतर रहा था और अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सभी ये समझते हैं, वो बिलाखिर गहरी सांस लेकर बोला। मैं खास हूँ, लेकिन कॉलरन में बैठे लोग, प्रोफेसर क्यूरेल और मिस्टर एलिवेंडर, मगर मुझे जादू के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वो मुझसे किसी बेमिसाल कारनामे की अंजाम दही की उम्मीद कैसे बांध सकते हैं? मैं मशहूर हूँ, जबकि मुझे तो ये भी नहीं याद कि मैं किस लिए मशहूर हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ था जब वॉल माफ़ करना, मेरा मतलब है इस रात को क्या हुआ था जब मेरे माँ बाप जहाँ बहक हो गए थे। हैग्रिड मेज पर आगे झुका। जंगली दाढ़ी और बाजुओं के पीछे छुपे उसके चेहरे पर बहुत हमदर्दाना मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। फिक्र मत करो हैरी, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। हॉगवर्ड में हर कोई हमेशा इब्तदा से ही शुरू करता है। तुम बिल्कुल ठीक ठाक रहोगे, बस जैसे हो वैसे ही बने रहो। मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं है, किस्मत ने तुम्हें बाकी लोगों से अलग कर दिया है, और यह हमेशा मुश्किल होता है। हॉगवर्ड में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, मुझे तो आया था, और सच कहूँ तो आज भी आता है। हैग्रिड ने हैरी को रेलगाड़ी में बैठने में मदद दी, जो इसे वापस ड्रिज़ली खानदान के पास भेज रहा था। हैग्रिड ने उसे एक लिफाफा दिया। हॉगवर्ड के लिए तुम्हारी टिकट, 1 सितंबर, किंग क्रॉस स्टेशन। तुम्हारे टिकट पर सब लिखा है। ड्रिज़ली खानदान से किसी भी तरह की परेशानी हो तो अपने उल्लू के साथ मुझे एक खत भेज देना, वो मुझे खुद ही ढूंढ लेगा। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। हैग्रिड ने उसे धीमी मुस्कुराहट के साथ अलविदा किया। रेलगाड़ी स्टेशन से चल पड़ी। हैरी हैग्रिड को तब तक देखना चाहता था जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो जाता। वो अपनी नशिस्त से उठा और खिड़की पर आया। नाक गड़ाकर बाहर देखने लगा, मगर जैसे ही उसने पलकें झपकाई, हैग्रिड प्लेटफॉर्म से गायब हो गया था। ओके जी, ये भी कंप्लीट हो गया है हमारा बाब। अल्लाह हाफिज़।